आसाराम को जेल से मुक्ति मिल जाएगी या फिर उन्हें सलाखों के पीछे रहना होगा, इस पर आज फैसला हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। आसाराम की पैरवी वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी करेंगे। वहीं आसाराम और उनके प्रमुख सेवक शिवा की न्यायिक हिरासत का वक्त भी आज पूरा हो रहा है, लिहाजा आज ही दोनों को निचली अदालत में पेश किया जाएगा। आसाराम की जमानत अर्जी पिछले शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट की निर्मलजीत कौर की बेंच में दाखिल की गई थी। जमानत अर्जी में कहा गया है कि आसाराम को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम ने जोधपुर पुलिस को मात देने के लिए एक नया दांव चला है। देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत के लिए पैरवी करेंगे। आज हाईकोर्ट में आसाराम की किस्मत का फैसला होना है। आसाराम के लिए दिल्ली से वकीलों की फौज जोधपुर में जमानत के लिए माथापच्ची करेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसाराम को किस बिना पर जमानत मिल सकती है। लोअर कोर्ट में चारों खाने चित हो चुके आसाराम की कोर्ट में न तो उनकी उम्र का लिहाज किया और न ही उनकी बीमारी की दलील माने। वहीं सूत्रों के मुताबिक जोधपुर पुलिस हाईकोर्ट में आसाराम के खिलाफ कुछ नए सबूत पेश कर मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आसाराम ने जिस जेल को बैंकुंठ बताया था, अब वही उनके लिए काफी भारी पड़ रहा है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आसाराम को बड़ी मुश्किल से सलाखों के पीछे रात गुजारनी पड़ रही है। जेल से बाहर निकलने के लिए आसाराम ने कोई भी दाव चलने में कोताही नहीं बरती। बीमारी का हथकंडा से लेकर अपनी संतई की दुहाई तक का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी दलीलें फेल हो गयी। आसाराम को जेल का खाना भी पसंद नहीं आया, लिहाजा उन्हें बाहर के खाने की ख्वाहिश जताई, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मखमली गद्दों पर सोने वाले आसाराम को जेल के कंबल और चटाई पर दिन रात काटने पड़ रहे हैं। आसाराम को सबसे ज्यादा दिक्कत रात में होती है, जब उन पर मच्छरों की फौज हमला कर देती है। जिस लड़की ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, अब उसके पिता को धमकाया जा रहा है। पीड़िता के पिता ने अपना दर्द अपने वकील को बताया है। पीड़िता के पिता की शिकायत से लगता है कि आसाराम के सेवादार गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सेवा के बदले आसाराम से मेवा पाने के लिए गुंडागर्दी की जा रही है। पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है कि सरकार बदलेगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि अभी से बयान बदल दो। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि आसाराम के चेले ही हैं। जो आश्रम प्रकरण के अंदर पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने मुझे हिदायत किया है कि उनको बार बार धमकियां मिल रही है। आसाराम को बचाने के लिए और गवाह को डराने व धमकाने के लिए ये जो सेवादार और अन्य जो लोग हैं वो धमकियां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुजफ्फरनगर में दंगा प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा के मुताबिक वो 2 घंटे यहां रुकेंगे और इस दौरान उनके उन 3 राहत शिविरों का दौरा करने की संभावना है जहां दंगा प्रभावित लोग ठहरे हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक बंसी कला, तावली और झसाक के राहत शिविरों में पीएम और सोनिया गांधी के जाने की संभावना है। बता दें कि 2 गुटों में संघर्ष के बाद मुजफ्फरनगर में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे, जिसके बाद अब मुजफ्फरनगर शांत हो गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर आर.के. विश्वकर्मा के मुताबिक मेरठ जोन में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विश्वकर्मा ने कहा कि एडीजी ओपी सिंह के हाथों में सुरक्षा की पूरी कमान होगी। प्रधानमंत्री जी के विजिट के लिए हमने एक्स्ट्रा आईजी मेरठ जो अटेंड कर रहे हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को हिंसा प्रभावित मुजफ्फरनगर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द भी सुना। हालांकि अखिलेश यादव को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कवाल गांव में कुछ लोगों ने अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। बता दें कि कवाल गाँव से ही मुजफ्फरनगर दंगे की शुरुआत हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुआवजे का वितरण शुरू भी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने हर मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे आडवाणी की मुलाकात मोदी से हुई, लेकिन आडवाणी के रुख से तल्खी खत्म नहीं हुई। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट ऐलान करने के बाद कोप भवन में गए बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी पहली बार घर से बाहर निकले। दिलचस्प ये रहा कि जिस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने गए थे वहाँ नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। दोनों बीजेपी के पूर्व नेता और सीनियर वकील राम जेठमलानी के घर पर उनको जन्मदिन की बधाई देने पहुँचे थे। इस मौके पर मोदी ने आडवाणी के साथ तस्वीरें खिंचाई और मोदी ने आडवाणी के पैर भी छुए, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच दूरियां साफ देखी जा सकती थी। बीजेपी की ओर से पीएम पद के दावेदार ऐलान किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने चुनावी रंग का बिगुल हरियाणा के
जिला रेवाड़ी से फूंक दिया। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित रैली में मोदी ने सैनिकों को नमन किया, केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े किए और पाकिस्तान को नसीहत दी। मोदी ने कहा कि नेताओं को सेना से सेकुलरिज्म सीखना चाहिए। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी की वजह से ही दुनिया में आतंकवाद पर चर्चा हुई। ये अटल जी की कूटनीति का परिणाम था कि उन्होंने पूरे विश्व को आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी रेवाड़ी रैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं रैली के बाद मोदी पर पलटवार भी शुरू हो गया। मोदी का भाषण खत्म होते होते उस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम और एसपी समेत सभी दलों के नेताओं ने एक सुर में मोदी पर हमला बोल दिया। अभी तक पहले भगवान राम की दुकान थी, अब उन्होंने सरदार पटेल की भी दुकान लगा ली है। ये तो सिर्फ जो है हवा में बातें करते हैं और लफाजी करते हैं। भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है और पार्लियामेंट चुनाव ये तय करेगा और बताएगा कि गैर कांग्रेस, गैर भाजपा पार्टियों का ज्यादा सीटें आएगी। कांग्रेस जहां पीएम कैंडिडेट के ऐलान से बचती रही है, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। राहुल गांधी के कामों की तारीफ करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। साथ ही गहलोत ने कहा कि राहुल ने जो काम किया है उसका असर 2014 के चुनाव में दिखेगा और इसका फायदा पार्टी को होगा। वहीं मोदी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि ये आरएसएस का फैसला है, बीजेपी का नहीं। दे रहे हैं जो काम सौंपा गया उनको जिस रूप में करने लगे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पार्टी को संभाला है। चालू खाते के बढ़ते घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के बीच वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान निवेशकों से मिलेंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में चिदम्बरम विदेशी संस्थागत निवेशकों से मिलेंगे। चिदम्बरम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की 9 अक्टूबर से शुरू हो रही सालाना बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम के अमेरिका कार्यक्रम में 13 अक्टूबर को वित्त मंत्री जैकब ल्यू और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी शामिल है, जिसके बाद वो 14 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को में विदेशी संस्थागत निवेशकों और हेज फंड प्रबंधकों से मिलेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से मार्केट में भले ही हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मेडिकल टूरिज्म में बाहर आ रही है। मिडिल ईस्ट और सार्क देशों में मेडिकल जांच और इलाज के लिए आने वाले लोगों की तादाद में जोरदार इजाफा हुआ है। रुपए में गिरावट के बाद इन मुल्कों से आने वाले मेडिकल टूरिज्म की तादाद में अब तक 45% का इजाफा हुआ है। औद्योगिक संगठन एसोचैम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा के लिए सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट देशों से भारत आ रहे हैं। रुपए में गिरावट के बाद अब उनके लिए यहाँ इलाज कराना करीब 30% सस्ता हो गया है। पहले इन लोगों को भारत में इलाज के लिए औसतन $10,000 देना पड़ता था, अब इनका काम $7,000 में हो जाता है। मुंबई में अचानक हुए भयंकर हादसे में तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां आग से जलकर खाक हो गईं। बोरीवली फ्लाईओवर के नीचे सभी गाड़ियां खड़ी थी कि अचानक की तड़के आग लग गई। एक एक आग की चपेट में आसपास खड़ी सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के नीचे खड़ी ये गाड़ियां बैंकों ने रिकवर कर लाई थी। इसके अलावा पुलिस की जब्त की गई गाड़ियां भी इसमें शामिल थी। फायर ब्रिगेड की काफी मशक्कत के बाद भी गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जब ये आग लगी तो बोरीवली फ्लाईओवर के नीचे कई बड़े धमाके शुरू हो गए, जिसके बाद फ्लाईओवर पर गाड़ियों की आवाजाही को काफी देर तक रोक दिया गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वन विभाग की जमीन को हड़पने वालों से सरकारी जमीन वापस छुड़ाने गए एक फॉरेस्ट रेंजर को गांव वालों ने पीट कर मार डाला। ये घटना आंध्र प्रदेश के निजामाबाद के नल्लावेली गांव की है। गांव वालों का गुस्सा इस अधिकारी पर इस कदर निकला कि इसके शरीर के ऊपर इन लोगों ने कुल्हाड़ियों से इतने वार किए कि इस अधिकारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी बचे लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस घटना में वन विभाग के 7 अधिकारी पूरी तरह से घायल हो गए और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने फॉरेस्ट रेंजर समेत उनके साथियों पर हमला करने वाले 4 शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एम्स के बाहर खड़े ये लोग एनआरआई अनमोल की मौत पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इनका अपना अनमोल अब इस दुनिया में नहीं है। घर वालों को दुख इस बात का है कि तड़पते अनमोल की किसी ने मदद नहीं की। पुलिस ने अनमोल की मौत के बाद एफआईआर तो कत्ल का दर्ज किया है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि अनमोल के सर पर जो गहरी चोट लगी है वो उसे कब और कहाँ लगी है, और सबसे बड़ी बात, अगर अनमोल का कत्ल किया गया है तो उसकी क्या वजह है। बॉलीवुड के अभिनेता दिलीप कुमार को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हैं। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। दिलीप कुमार को रविवार रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें मुंबई में लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दिलीप कुमार की उम्र 90 साल से ज्यादा हो गई है। इस लिहाज से अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। आज जरा थोड़ा डिस्कम्फर्ट उनको हुआ, तो हम लोग एहतियात के लिए उनको यहाँ हॉस्पिटल लाए।
पूर्व मिस वर्ल्ड युक्तामुखी के पति प्रिंस तुली ने घरेलू हिंसा मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत कर दी है। तुली की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज हो सकती है। पिछले 31 अगस्त को निचली अदालत की ओर से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए तुली ने हाईकोर्ट में अर्जी दी। इस साल जुलाई में पुलिस में दर्ज शिकायत में युक्ता ने अपने पति पर घरेलू हिंसा करने और अप्राकृतिक यौन संबंधों के लिए बाध्य करने का आरोप लगाया था। युक्ता ने अपने सास ससुर पर भी कठोर रवैया अपनाने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से युक्तामुखी के पति प्रिंस तुली की मुश्किलें बढ़ गई थी। रांची में इन दिनों टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तफरीह कर रहे हैं, लेकिन रांची पुलिस के लिए मुसीबत बन गई है। पिछले 3-4 दिन से वो पुरानी बाइक पर हेलमेट पहनकर कहीं भी निकल जा रहे हैं। रांची की सड़कों पर बाइक चलाने का पुराना शौक वो पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए वो परेशानी का सबब बन गए हैं। धोनी को जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लिहाजा इस हिसाब से धोनी की सुरक्षा में कई सुरक्षा कर्मियों को होना चाहिए, लेकिन वो पुलिस प्रशासन को बिना बताए अपना शौक पूरा करने अकेले ही निकल जा रहे हैं। जब से आए तब से जो उनको सिक्योरिटी दे है उस हिसाब से हम लोगों ने पायलट स्क्वाड और जो स्टैटिक फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं। जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं अगर उनको सिक्योरिटी दी जाए तो उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए।